Hello everyone, welcome to KC Nandan Academy. Today I am starting with the topic sources of Hindu law. देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब बात करी तो हमने बात करी हु इज़ हिंदू. ठीक है, जब हम लोग हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हिंदू कौन होता है, और उसके रिगार्डिंग मैंने आपको पूरी डेफिनेशन समझाई. उसमें ये बताया कि कौन कौन हिंदू लॉ में कौन कौन हिंदूज़ में इंक्लूडेड है. ठीक है, कौन सा पर्सन को किसको हिंदू कंसिडर किया जाएगा. आज जो हम लोग बात करेंगे, आज हम बात करेंगे सोर्सेज की. हम लोग बात करते हैं, देखिए सोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हैं तो सोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए हिंदू जो रिलीजन है उसकी जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल से चलती आ रही हैं. इट्स नॉट अ न्यू रिलीजन और समथिंग. ये प्राचीन काल से चला आ रहा है. हमने सिर्फ कोडिफिकेशंस अब दिए हैं. ठीक है, आपके जो कोडिफाइड लॉज हैं, देखिए आपके 1955 और 1956 के मेन एक्ट से जो आपके हिंदू लॉज कवर करता है. तो क्या 1955 से पहले क्या लॉज नहीं थे? लॉज थे, बस कोडिफाइड नहीं थे. क्या कैसे अगर नहीं होते तो सोसाइटी फंक्शन कैसे करती? इट इज़ इम्पॉसिबल. जब तक रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हों तब तक एक सोसाइटी जो है वो सरवाइव कर ही नहीं सकती. ठीक है, तो ऐसा नहीं है 1955 से पहले हम रूल्स की बात नहीं करते थे या हमें किस तरीके से रहना चाहिए इसकी बात नहीं करते थे. जो धर्म है, हम धर्म की बात करते थे, हम अधर्म की बात करते थे. ये क्या है, हमारे जो एंशियंट चीज़ें हैं उसमें धर्म और अधर्म की बात करते थे. आज हम राइट एंड रॉन्ग की बात करते हैं. ठीक है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. राइट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात करते हैं. भाई क्या अधिकार है, क्या दायित्व हैं आपके, इनकी बात करते हैं. तो ऐसा नहीं है 1955 से पहले हिंदूज़ जो हैं वो रेगुलेटेड नहीं थे. और इन अ वे और अदर इन द सेंस कि जब क्या कहते हैं आपके राजा महाराजा थे तो वो किस तरीके से कार्य करते थे. जब कोई भी गलत करता था, जो दूसरे के साथ गलत करता था, उसमें किस चीज़ को कहा जाता था. ये सारी चीज़ें जो हैं राजा महाराजा करते थे या फिर साधु संत बताते थे कि भाई आपको समाज में रहने के लिए ये करना चाहिए, क्या पूजा करनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ें जो है वो करनी चाहिए. ये सब जो है वो हमारे हिंदू प्राचीन काल से हमेशा से हिंदुज़्म में चला आ रहा है. ठीक है, तो जब हम लोग नए एक ऐसे रिलीजन के पर्सनल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत पुराना है, तो सीधी सी बात है, आज जब कोडिफिकेशन आया है तो कहीं ना कहीं जो बेस होता है कोडिफिकेशन, कहीं से तो शुरुआत की जाती है. ठीक है, तो वो जो बेस है वो ऑलरेडी हमारे एंशिएंट टाइम में है. ठीक है, तो जो हिंदू लॉ का सोर्स क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है. हमने कहाँ से किन चीज़ों को कैसे उठाया है. ठीक है, आज आगे हम जो हिंदू मैरिज एक्ट करेंगे या और एक्ट्स जितने भी करेंगे उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोडिफिकेशन 1955-56 से भी पहले चीज़ें चली आ रही थी. बस क्या नहीं थी, एकत्र नहीं थी, इकट्ठी नहीं थी, उनको समराइज फॉर्म में, उनको कोडिफाइड फॉर्म में नहीं लाया गया था. ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सोर्सेज की. एक्चुअल में हिंदू लॉ का सोर्स है क्या, कि और सोर्सेज में अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो किन को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, किन को कम दी जाती है, किन्होंने. सोर्सेज से क्या पता चलता है कि क्या ऐसी चीज़ें रही हैं, क्या वो फोर्स रही है जिसकी वजह से आज हिंदू लॉ इस प्रकार का कोडिफाइड हिंदू लॉ बना है. ठीक है, तो हम जो आज की क्लास में करेंगे वो करेंगे हम सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ. तो हिंदू लॉ इन इंडिया इज़ अ सिस्टम ऑफ पर्सनल लॉ दैट गवर्न्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिंदू लाइफ. ठीक है, आपके जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है. जैसे कि क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे पर्सनल लॉ बताया गया ना, ये सारी चीज़ें क्या है जो आपको पर्सनली अफेक्ट करती है. मैरिज है, डिवोर्स है, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, माइनॉरिटी गार्जियनशिप. और ये क्या है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का एक ब्लेंड है. ठीक है, कुछ आपकी, कुछ पुरानी, कुछ नई चीज़ों को समराइज करके कोडिफिकेशंस लाए गए हैं. ठीक है, तो क्या है सोर्सेज, आपके जो सोर्सेज हैं वो हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. एंशिएंट सोर्सेज में श्रुति है, स्मृतिज, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, कस्टम्स है. मॉडर्न सोर्सेज में आपके इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट आते हैं.
ठीक है, वन बाय वन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो एंशियंट सोर्सेज में श्रुति, श्रु का मतलब है टू हियर, ठीक है। ये कहा जाता है जो श्रुतिज हैं वर्ड्स ऑफ गॉड, यहाँ पे लिखा भी है वर्ड्स ऑफ गॉड, ठीक है। ये देखिए, जब आप लोग कोई भी फेस्टिवल होता है या फिर जैसे हमारी दादी नानी ये चीज़ें कुछ चीज़ें बताती हैं, तो जब उन्होंने हमारी मदर को बताई होंगी, ठीक है, हमारी मदर को बताई होंगी, हमारे फादर को बताई होंगी, तो उन्हें दादी नानी को भी किसी ने बताई होगी, परदादी ने, परदादा ने, इन्होंने बताई हो, परदादा को भी तो किसी ने बताई होगी, फिर उन्हें भी किसी ने बताई होगी। तो जो ऐसे चलता आ रहा है भाई, किसी ने तो कहीं से कहीं तो होगा ना जिसको पता चला होगा कि भाई ये है, फिर उसने आगे बताता गया। तो जो ऐसा माना जाता है कि श्रुति सबसे एंशिएंट है, ठीक है, सबसे एंशिएंट ऑफ ऑल, यही एक आधार है आपके हिंदू लॉ का। सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण आधार है आपका हिंदू लॉ, वेदास, ठीक है। ये जो है सबसे, मतलब एक कहते हैं एक फाउंडेशन जो रखता है वो आपकी रखती है श्रुतिस, ठीक है। बस फ़र्क क्या था कि पहले जो ये श्रुतिस है ना, ये बोली गई थी, ठीक है। पहले इतना लेखन की तो बात होती नहीं थी, राइटिंग वगैरह ये सब नहीं होती थी। भाई भगवान ने सेजेस को बताया, जो आपके संत महात्मा होते थे, उनको बताया, उन्होंने फिर अपने शिष्यों को बताया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, फिर ऐसे ऐसे चीज़ें चली आ रही थी। तो जो श्रुतिज़ हैं वो वर्ड्स ऑफ गॉड है एंड इट इज़ वर्बल, ठीक है। ये सब जितने भी आपके श्रुतिज़ हैं, हम 4 भागों में आपके वेद्स डिवाइड करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ये सब जो हैं उस टाइम पे जब श्रुतिज़ का दौर था या श्रुतिज़ स्टार्ट हुई थी, या श्रुतिज़ के हम लोग जब हिंदू लॉ के फाउंडेशन की बात करते हैं, तो श्रुतिज़ जो हैं वो बेसिकली वर्बल फॉर्म में करी गई थी, ठीक है। उन्होंने साधु संतों को बताया, साधु संतों ने अपने शिष्यों को बताया। तो हमारे पास 4 तरीके के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। तो जो आपके ऋग्वेद है वो बताता है वे ऑफ लिविंग के बारे में, ठीक है। वे ऑफ लिविंग, एक सोसाइटी में जब आप रहते हैं, 10 लोग आप सोसाइटी में रहते हैं, तो वो 10 लोगों को किस प्रकार, किसके लिए, किस प्रकार का बिहेवियर करना चाहिए, वे ऑफ लिविंग को बताता है, ठीक है। लेकिन क्या वे सिर्फ ये बताना कि इस तरीके से आदमी को रहना चाहिए, क्या वो रह सकता है? ठीक है, नहीं रह पाएगा। हमें भी हम सबको पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ क्राइम्स होते रहते हैं, ठीक है। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हमें सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ नेचर के बारे में बताने से, क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, प्रकृति को हमें किस प्रकार से संजो के रखें, सिर्फ इससे ही चीज़ें नहीं हैं। यजुर्वेद है, रिचुअल्स की बात करते हैं, सेक्रीफाइसेस की, मंत्रास की बात करते हैं, नेचर से रिलेटेड जो रिचुअल्स होते हैं। आप क्या कहते हैं, जब आप कोई घर बनाते हैं तो हम भूमि पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि आप आह्वान करते हैं, जो आपकी धरती होती है उसका आह्वान करते हैं और कहते हैं कि हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो धरती माँ आप हमारे उसमें क्या कहते हैं, सहयोग करें। आपके धरती पर हम इस तरीके का वो कर रहे हैं। भूमि पूजन किस लिए करा जाता है? यही किया जाता है ना। आप कहीं ना कहीं आप जो भूमि है उसको कहीं ना कहीं अपनी बात कह रहे हैं कि भाई आज से हम ये शुरुआत कर रहे हैं, बस मजबूती के साथ हमारी इस नींव को पकड़े रखना, ठीक है। तो ये क्या है? ये इसी तरीके से रिचुअल्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इन कनेक्शंस में, ठीक है। तो और सामवेद क्या बताता है? सामवेद आपको मंत्रों को बताता है। आप लोगों ने कहीं जैसे मान लीजिए जैसे हवन वगैरह होता है, आपको क्या पता कि शांति हवन होगा तो इस तरीके से करना है, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी तो ये करी जाएगी, है ना, भागवत गीता होगी तो इस तरीके से करी जाएगी। तो हर चीज़ों को बताया गया है इन वेदास में, ठीक है। तो आपके सामवेद क्या है? वो प्रेयर्स की बात करते हैं कि अगर आप किसी भगवान की, या मान के चलिए आप हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो किस तरीके से जो आपके प्रभु हैं उनको किस तरीके से आह्वान करते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है इनमें दी गई हैं। हर चीज़ देखिए, वेद इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि
वेद आज आपको लग सकता है कि भाई इस चीज़ पे वेद साइलेंट है, नहीं, कहीं ना कहीं आप देखेंगे अगर उस पर डायरेक्टली नहीं बोला होगा तो इनडायरेक्टली बोल रखा होगा, और इनडायरेक्टली नहीं बोला होगा तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो मेंशन होगा, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन किसी और से जुड़ा होगा। वेद्स ऐसे हैं, ठीक है। अथर्ववेद डिवोटेड टू मैजिक स्पेल्स एंड इनकैंटेशंस, यानी कि आपके जो अथर्ववेद में मैजिक की जब हम बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। देखिए मैजिक होता है, इट इज़ अप टू योर इंटेंशन कि आप उसको अच्छे या बुरे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जो नेचर है उसमें सब चीज़ें थी, ऐसा नहीं कि अब आई है, अब हमें लगता है कि नहीं, अब हमेशा से ही हर चीज़। देखिए अगर जैसे हम लोग पुरानी कथाएं सुनते हैं, असुर देवता असुर, भाई गलत सही हमेशा से रहा है, ठीक है। जब हम लोग भगवान जी के कोई भी वो देखते हैं तो उसमें क्या आता है, भाई असुर हैं, देवता हैं, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो अच्छाई और बुराई तो हर शुरू से ही है, आप किस चीज़ को चुनते हैं ये आपका ऊपर है। तो वैसे ही मैजिक भी शुरू से ही है, आपका इंटेंट कैसा है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आती है स्मृतिज़ की बात करते हैं हम। स्मृतिज़ की जब हम बात करते हैं तो स्मृति का मतलब है व्हाट हैज़ बीन रिमेंबर्ड, ठीक है। अब जो साधु संत थे उन्होंने अपने शिष्यों को बताया, जब शिष्य जो हैं उनको लिखने लगे तो भाई ये चार चीज़ें जब वो बोलते गए तो कुछ जब लिखने लगे, लेखन आ चुका था, और जब लिखने लगे तो मान के चलिए कुछ लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ इन कनेक्शन याद आ गई, ठीक है। जैसे कई बार आप पूरा लेक्चर पढ़ेंगे, मेरा पूरा लेक्चर सुनिए, उसके बाद आपको मेन पॉइंट्स याद रहे, जब आप मेन पॉइंट्स जब आप उनको राइट डाउन करेंगे तो जब मेन पॉइंट्स याद करेंगे तो आपको इन कनेक्शन याद भी आ गया, अरे मैम ने तो ये भी बताया था, है ना। तो ऐसे ही स्मृति का मतलब ही रिमेम्बरेंस है, ठीक है, आपकी इनर जो रिमेम्बरेंस है उसके बारे में। तो स्मृतिज वो है, उनको कहा जाता है जो याद रहे, ठीक है, याद आ गई वो लिख दी गई। दे आर ऑल्सो क्या, धर्मशास्त्र कॉन्स्टिट्यूटिंग द फाउंडेशन ऑफ लॉ, धम्म सूत्र, गौतम, वाध्यायन, अपस्तंभा, वशिष्ठ एंड विष्णु आर द चीफ सूत्रकार्स, यानी कि जो ये धम्म सूत्र और धर्मशास्त्र लिखे गए थे, इसके जो मेन जो लेखन का कार्य करा था जिन्होंने, वो थे गौतम, वाध्यायन, अपस्तंभा, वशिष्ठ एंड विष्णु, ठीक है। इनका लेखन का काम इन्होंने करा था। और धर्मसूत्र जो है वो सबसे ज़्यादा जो है आपके किसके बारे में, प्रोज स्टाइल में बताते हैं, आपके जो क्या कहते हैं, जो आपकी लाइंस होती हैं उनके बारे में उस तरीके से लिखा गया है। और किस चीज़ के बारे में बताता है धर्मसूत्र में, क्या क्या, देखिए वेदास मैंने जब आप लोगों को कहा, मैंने कहा कि इनमें सब कुछ है, हर चीज़ इंक्लूडेड है, बस अगर डायरेक्टली नहीं दी तो इनडायरेक्टली दे रखी है, हर चीज़, इनहेरिटेंस, पार्टीशन, अडॉप्शन, ये चीज़ें किस में है, धर्मसूत्र में है। सनशिप, डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पॉजिटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सब चीज़ों के बारे में किस में दिया गया है, धर्मसूत्र में दिया गया है। और धर्मशास्त्र में क्या दिया गया है, धर्मशास्त्र में श्लोक्स दिए गए हैं। और जो आपकी स्मृतिज है, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद बृहस्पति स्मृति, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट स्मृतिज जो है वो आपके क्या कहते हैं इनमें दिया गया है। जो आपके मनुस्मृति किसके बारे में बताता है, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ के बारे में बताता है। यज्ञवल्क्य स्मृति क्या है, मोर अबाउट नॉलेज ऑफ लीगल रूल्स, भाई क्रिमिनल लॉ के बारे में बताया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, एंड प्रॉपर एंड साइंटिफिक एक्सपोजिशन ऑफ लॉ, नारद एंड बृहस्पति स्मृति में ये बताया गया है। तो जो आपके धर्मशास्त्र लिखने वाले, मैंने आपको बताया जो धर्मसूत्र के कौन थे, गौतम, वाध्यायन, अपस्तंभा, वशिष्ठ, विष्णु, वैसे ही धर्मशास्त्र के इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन है, मनु, यज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, देवाला, बृहस्पति, कात्यायन एंड व्यास, ठीक है। तो ये जो है वो धर्मशास्त्र लिखने वाले थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, ठीक है। आफ्टर मनु द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ डिफ्यूज्ड इनटू डिफरेंट सोर्सेज, भाई धर्मशास्त्र लिख दी गई, मनुस्मृति लिख दी गई, उसके बाद देखिए आप समझिए, एक सीक्वेंस समझने की कोशिश करेंगे हम।
इसमें समझिए। देखिए श्रुतिज तो क्या कहते हैं भगवान के शब्द थे, स्मृतिज जब भगवान के शब्दों को लिखते गए तो जो जो याद आता गया उसके कनेक्शन में वो लिख दिया गया। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, जो ये स्मृतिज लिखी गई इनका जब अध्ययन करा गया तो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज लिखी गई, ठीक है। और कस्टम्स वो थे जो आपकी प्रथाएं चलती आ रही थी। कब से चलती आ रही थी? जब वेद और पुराण थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कनेक्शंस याद रख लिएगा। डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ डिफ्यूज इनटू डिफरेंट सोर्सेज। भाई 10 लोगों को आप एक ही चीज़ के बारे में अपनी राय देने के लिए कहेंगे तो 10 के 10 कहीं ना कहीं वेरी करती होंगी, डिफर करती होंगी। 10 लोगों की एक ही राय नहीं हो सकती, ठीक है। तो अपना एक कंटेंट जो होता है हर किसी का अपना अलग होता है। तो मैं किस इंटेंशन के साथ क्या सोचकर पढ़ रही हूँ और उसके हिसाब से मैं उसका क्या कंक्लूड। मेरे लिए अगर सपोज़ मैं क्या कहते हैं सिर्फ रीडिंग करने के लिए गीता पढ़ रही हूँ तो मेरी एक इंटेंशन भी अलग है और मुझे उससे जो क्या कहते हैं एक एक्सपीरियंस मिलेगा वो भी अलग मिलेगा। वहीं एक व्यक्ति है जो अपने सवालों को पूछते दिमाग में रखते हुए गीता पढ़ रहा है, तो जब वो उसको पूरा करेगा तो उसकी जो एक सोच होगी वो अलग होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो उसने किस इंटेंशन से पढ़ा, उसने एक अलग इंटेंशन से पढ़ा, ठीक। तो जो कमेंट्रीज डिड नॉट क्लेम टू हैव लेड डाउन एनी न्यू लॉ, जो कमेंट्रीज और डाइजेस्ट जो होते हैं वो कोई नई लॉ नहीं लिखते हैं, बस आपका जो रिसर्च नहीं है। एक जैसे आप लोग क्या कहते हैं जब भी मूट कोर्ट वगैरह का नाम अगर आपने सुना हो तो मूट कोर्ट में जब भी केसेस आते हैं या आप जब एक रिसर्चर होता है उसका काम क्या है, जो कंटेंट है उसके ऊपर रिसर्च करना। रिसर्च कैसे करते हैं आप? एक पॉइंट दिया गया है उस पर किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, ठीक है, यही तो रिसर्चेज हैं। तो जो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज है वो कोई नई चीज़ नहीं बता रही थी, वो नया लॉ नहीं ला रही थी। जो ऑलरेडी आपके श्रुतिज और स्मृतिज दी गई थी उनका सिर्फ अध्ययन किया गया और जो उस डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज को लिख रहा था उसने क्या करा, क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से अपने अपने एक व्यू पॉइंट के साथ अलग अलग तरीके से अपनी अपनी डाइजेस्ट या कमेंट्रीज जो है वो फॉर्मुलेट करी, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो है मिताक्षरा। दिस इज़ बेस्ड ऑन यज्ञवल्क्य की स्मृति। यज्ञवल्क्य की स्मृति को पढ़ा गया, उसके बाद इसको किसने लिखा, मिताक्षरा को किसने लिखा, मिताक्षरा को लिखा विजनेश्वर ने, ठीक है। तो इसमें जो ये इंपॉर्टेंट डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज की बात कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट जो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज कौन सी है, एक तो मिताक्षरा यज्ञवल्क्य की स्मृति से ली गई है। ली गई का मतलब कि जो ये विजनेश्वर थे उन्होंने यज्ञवल्क्य की स्मृति का अध्ययन करा, उसके बाद उनको जो है क्या कहते हैं उन्होंने अपनी तरफ से अध्ययन करने के बाद एक कमेंट्री को लेट डाउन करा जो कि थी मिताक्षरा, ठीक है। इट्स अथॉरिटी वॉज एस्टैब्लिश, और वो इतनी सटीक जो मिताक्षरा लिखी गई थी वो इतनी थी कि वो बंगाल के अलावा पूरे इंडिया में उसको कंसिडर किया जाता है, यानी कि माना जाता है। उसमें जो लिखा गया है, मिताक्षरा में जो लिखा गया है, उसी के हिसाब से हिंदूज जो है वो अपने चाहे तीज त्यौहार हैं, चाहे आपकी जो कस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ से हैं, ठीक है। जो व्यवहारा मयूखा, ये किसका था, नीलकंठ ने लिखा गया। ये वेस्टर्न इंडिया में इसको फॉलो किया गया। जो और स्मृतिज थी उनको इन्होंने यज्ञवल्क्य है, आपकी यज्ञवल्क्य, मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, ये सब क्या है आपके इनको अध्ययन करने के बाद इन्होंने नीलकंठ ने इसको लिखा। उसके बाद है दया भाग की बात कर रहे हैं। दया भाग की जब हम बात कर रहे हैं तो दया भाग किसकी कमेंट्री है, जो जिमुतवाहना ने आपके 13th सेंचुरी में दया भाग को कमेंट्री को लिखा। और ये कहाँ पे फॉलो होती है, बंगाल में होती है। तो ये किस चीज़ पे बेसिकली डील करती है, ये बेसिकली डील करती है आपके इनहेरिटेंस पे और पार्टीशन के ऊपर, ठीक है। तो जहाँ अगर बंगाल के लोग जब क्या कहते हैं बंगाल के लोग इनहेरिटेंस और पार्टीशन के ऊपर डिस्कस करेंगे या सोचेंगे कि हमें किस तरीके से पार्टीशन या इनहेरिटेंस करना चाहिए, तो वो किसके बेसिस पे करेंगे, वो करेंगे आपके दया भाग के बेसिस पे, ठीक है, जो कमेंट्री है। तो मेन जो कमेंट्रीज है जिनके बेसिस पे जो आपके हिंदूज हैं वो रेगुलेट होते हैं, कौन कौन सी, मिताक्षरा है, व्यवहार है। ये व्यवहार मयूखा जो है सिर्फ वेस्टर्न इंडिया में फॉलो होती है और कहीं नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो कमेंट्री है वो मिताक्षरा है, जो कि थ्रू आउट इंडिया
फॉलो की जाती है बंगाल के अलावा, और बंगाल के जो लोग हैं उनके ऊपर कौन सी कमेंट्री अप्लाई होती है, वो दया भाग होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कस्टम। कस्टम क्या है, प्रथाएं हैं। ठीक है, जो प्रथा, जो कस्टम होते हैं वो बेसिकली एक आपका एक जैसे आप घर से निकलते हैं, मम्मी ने कहा बेटा घर से जब भी निकलो पूजा करके जाना। आप रोज़ ऑफिस जाते हैं, आप पूजा करके जाते हैं, तो ये क्या हो गया कि भाई मम्मी ने कहा था कि पूजा करके जाते हैं, ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। तो ये क्या है, आपने अपना एक लॉन्ग टाइम से जो है चीज़ें चलती आ रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको एक प्रॉपर कस्टम नहीं कह रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जो कंटिन्यूसली क्या कहते हैं चली आ रही है फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ पर्टिकुलर फैमिली। देखिए किसी परिवार के इट्सेल्फ, परिवार इन द सेंस कि जो पीढ़ियों से जो परिवार चला आ रहा है उसके अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स अलग हो सकते हैं। पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन के, जैसे क्लास ऑफ पर्सन जैसे पंजाबीज़ होते हैं, जो आपके जैसे ब्राह्मण हैं, उनके अलग हैं कस्टम्स। तो क्या है ये या किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी के हैं, जैसे आपके यूपी अगर हम बात करें तो ईस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा अलग चीज़ें अलग होंगी और वेस्ट यूपी में उससे भी अलग होंगी। ठीक है, तो जो कस्टम्स हैं आपके वो बेसिस होते हैं, आपका जो कंडक्ट है, आपके जो आप जो चीज़ें करते हैं वो जब लंबे टाइम तक चला आ रहा हो, चाहे वो पीढ़ियों से एक फैमिली में आ रहा हो, चाहे वो पर्टिकुलर लोगों के लोकेलिटी से आ रहा हो, चाहे वो ग्रुप सेक्शन यानी कि ब्राह्मण्स, इसी चीज़ों को ब्राह्मण्स की पूजा करने का तरीका अलग होता है, तो वो वहीं से वो पूरा कस्टम चला आ रहा है। ठीक है, तो कस्टम्स क्या है, ऐसी चीज़ें जो आपके परिवार में, आपकी लोकेलिटी में या फिर एक कम्युनिटी में पुराने टाइम से चला आ रहा है और कंटिन्यूस चला आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज फॉलो हो गया, कल नहीं हुआ, फिर बंद कर दिया उसे फॉलो करना, फिर चालू कर दिया। अगर ऐसा है तो वो एक प्रॉपर कस्टम नहीं कहलाता। ठीक है, इसमें शुभानी वर्सेस नवाब ने क्या कहा, प्रीवी काउंसिल ने क्या कहा, इट इज़ अनडाउटेड दैट अ कस्टम ऑब्जर्व्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ड्राइव्स इट्स फोर्स फ्रॉम द फैक्ट दैट इट हैज़ बीन लॉन्ग यूसेज। आप ये कहें कि जी हमारे ज़िले में तो इस तरीके से होता है, तो वो ज़िले में ना कंटिन्यूस होना चाहिए। एंड ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ इट मस्ट बी एंशियंट, प्राचीन होना चाहिए। एंड it is not a essence of this rule that its antiquity must in every case be carried back to a, यानी कि हर चीज़ जो है वो पुराने एंशियंट टाइम से चली आ रही है तब तो वो कस्टम है, वरना तो वो कस्टम नहीं है। ठीक है, काइंड्स ऑफ कस्टम्स की हम बात करते हैं, तो कस्टम्स क्या है, लोकल कस्टम हो सकते हैं, क्लास कस्टम हो सकते हैं, फैमिली कस्टम हो सकते हैं। ठीक है, लोकल कस्टम हो सकते हैं, जैसे आप कहीं पर रहते हैं, कहीं एरिया में रहते हैं, वहाँ के कुछ कस्टम्स है कि भाई इसी तरीके से मनाई जाती है, इस तरीके से चीज़ें मनाई जाती हैं। ये क्लास कस्टम हो सकती है कि ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ जो लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण्स हैं, जैसे आपके ठाकुर हैं, जैसे अलग अलग जो कास्ट होती हैं वो भी अलग तरीके से एक ही फेस्टिवल में अलग अलग तरीके से रिचुअल्स करती है। जैसे दिवाली है, कहीं पे दिवाली में कुछ चीज़ें कुछ तो सेम होंगी लेकिन कुछ अलग होंगी, कुछ बिल्कुल ही अलग तरीके से करते हैं। फैमिली कस्टम में पीढ़ियों से वो परिवार जो है इस तरीके से जैसे आप लोग कभी जैसे कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो आप फेस्टिवल कैसे मनाते हैं, जब फेस्टिवल वैसे मनाते हैं जैसे मम्मियाँ मनाती हैं। मम्मी ने कैसे बनाया होगा, जैसे सासू माँ ने बनाया होगा उनकी, यानी कि दादी ने बनाया होगा। दादी ने कैसे बनाया होगा, जैसे परदादी ने बनाया होगा। तो वो जो कस्टम्स हैं, वो जो चीज़ें चली आ रही हैं, उनको कस्टम कहा जाता है। वो लोकेलिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, पर्टिकुलर क्लास ऑफ सेक्शन के ऊपर भी हो सकता है, जैसे कोई कास्ट है या पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लोग हैं उनके बेसिस पे, या फिर एक परिवार के भी अपने कस्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, असेंशियल्स ऑफ कस्टम, भाई कस्टम को हम कब कहेंगे कि वो प्रॉपर कस्टम है, जब वो प्राचीन काल से चला आ रहा है। मैंने कहा ना, अगर वो डेफर्ड है यानी कि आज चल रहा है फिर ख़त्म, फिर चल रहा है फिर रोक दिया गया फिर चल रहा है, तो वो प्रॉपर कस्टम नहीं है। कंटिन्यूटी, इनवेरिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, अभी मैंने आपको कहा ना, इनवेरिएबिलिटी ये नहीं कि आप बार बार रोक रहे हैं, बंद कर दिया हमने तो अब ये चीज़ तो फॉलो करनी बंद कर दी, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद, तो वो प्रॉपर कस्टम नहीं है। उसको लॉ का फोर्स नहीं मिल सकता। लॉ का फोर्स कैसे मिलने का मतलब होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट ये देखता है कि ये कंटिन्यूस टाइम से हुआ है या नहीं। अगर कंटिन्यूस हुआ है तो कोर्ट उस चीज़ को वैलिड करार देता है। अगर वही वो डेफर्ड हुआ है, अभी आ रहा है, वो नहीं कर रहा, तो वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है ना। रीजनेबलनेस, रीजनेबल इन द सेंस, रीजनेबलनेस का मतलब क्या होता है
कि जो चीज़ों के लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि भाई एक का तो गला काट दिया जाए और एक को बिल्कुल सही कर दिया जाए। तो जो रीज़नेबल आपकी कम्युनिटी, आपकी लोकेलिटी, आपके परिवार के लिए, जैसे लोकल क्लास कस्टम, लोकल कस्टम, क्लास कस्टम और फैमिली कस्टम के बारे में हमने बात किया, तो रीज़नेबल होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा कस्टम लॉजिकल है। क्लैरिटी एंड एम्बिग्युइटी, ये नहीं कि एक बार तो आप क्लैरिटी कि भाई ये चीज़ ऐसे ही फॉलो की जाती है, हमारे यहाँ पे तो यही होता है और इसमें कोई भी शक नहीं है और कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं, इसी तरीके से फॉलो किया जाएगा। नॉट अपोज टू मोरालिटी एंड पब्लिक पॉलिसी। मोरालिटी एंड पब्लिक पॉलिसी क्या है? व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। आपके सोसाइटी में रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसी के हिसाब से ही कस्टम होने चाहिए। रीजनेबलनेस और मोरालिटी इन पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि जब आप किसी कस्टम को फॉलो करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपके साथ के जो लोग हैं उनको उससे परेशानी हो, जो या फिर सोसाइटी में जब आप लोग रहते हैं तो उसमें सोसाइटी को नुकसान करे, ठीक है। तो ऐसे कस्टम होने चाहिए। उसके बाद नॉट अपोज टू एक्सप्रेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ, ऐसा कस्टम नहीं होना चाहिए जो हमारे जो यहाँ पे जो लॉ लेट डाउन करा है उसके किसी प्रोविजन को कॉन्ट्रावेंट करे, ठीक है। ओनस, सपोज कोई एक इशू अराइज हो गया, आप ये कह रहे हैं जी हमारे यहाँ पे तो ऐसे ही कस्टम है, ठीक है, तो आप एच पर्सन ये कह रहे हैं हमारे यहाँ पे तो जी ऐसे कस्टम है, तो कोर्ट में प्रूव करने के लिए भी ओनस, ओनस मतलब भार, आप कह रहे हैं ना कि आपके यहाँ ऐसा कस्टम होता है, ये तो हमारे यहाँ पे प्रथा सदियों से चली आ रही है, तो ये प्रूव करने का काम भी आप ही का है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल नोटिस ऑफ ए कस्टम, कि जो कस्टम है वो तभी वैलिड है जब उसको जुडिशियली उसको कंसिडर किया, यानी कि लॉ में उसको जगह मिली हो। ऐसा कस्टम, कैसे कस्टम को लॉ में जगह नहीं मिलती? ऐसे कस्टम को लॉ में ज़रूर जगह नहीं मिलती जो एंशियंट ना हो, जो पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता हो, जो किसी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा हो, जैसे एक्सप्रेशन और प्रोविजन ऑफ लॉ। भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है ये आपके पास फंडामेंटल राइट है, आपके कोई भी ऐसा कस्टम जो किसी के फंडामेंटल राइट को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ऐसा कस्टम जो है वो एक प्रॉपर कस्टम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है मॉडर्न सोर्सेज। तो मॉडर्न सोर्सेज में क्या आया? आपका पहला है जुडिशियल डिसीजन। देखिए एंशिएंट में तो आपका हो गया, उसके बाद मॉडर्न सोर्सेज, भाई आपका श्रुति हो गया, स्मृति हो गया, डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद आपका कस्टम हो गया। ये जुडिशियल डिसीजंस का कब है? जब ब्रिटिशर्स आ गए थे, ठीक है भाई, इन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब जब लोग थे वो कहाँ पर पहुँचे? वो पहुँचे कोर्ट में, कोई भी समस्या होती थी कोर्ट जाते थे। अब कोर्ट जो है उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करेगा, ठीक है। वो बेसिकली जब उनकी चीज़ों को ये देखा जाता था, कोर्ट का मतलब ये नहीं कि एक प्रॉपर कोर्ट की बात करें, जैसे राजा महाराजाओं के यहाँ पे दरबार लगता है, वो भी एक कोर्ट फॉर्म में ही है। तो कैसे आप लोग देखते हैं? कैसे देखते थे? ऐसे देखते थे कि भाई श्रुतिज में जो हमारे वेद हैं, जो हमारे एंशिएंट सोर्सेज हैं, उसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो जब एक प्रॉपर कोर्ट में जब केसेस जाने लगे तो उन वेदास को, उन वेद्स को, उन स्मृतिज को, डाइजेस्ट कमेंट्रीज, कस्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए जब डिसीजंस दिए गए कोर्ट में, उन डिसीजंस को लोअर कोर्ट ने, अगर हायर कोर्ट ने दिया है तो लोअर कोर्ट ने उसको एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया। अगर जैसे हायर कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, लोअर कोर्ट के पास भी ऐसा ही कोई इशू आया तो लोअर कोर्ट ने उसे एज ए जुडिशियल प्रेसिडेंट लेते हुए उस जो डिसीजन था उसको क्या कहते हैं, बेस बनाते हुए अपना डिसीजन ले लिया। तो वैसे ही द टर्म प्रेसिडेंट मीन्स फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ अ हाई कोर्ट बाय लोअर कोर्ट इफ द डिसीजन इन्वॉल्व्स अ कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसी इशू के ऊपर उसी कोर्ट ने लोअर दूसरी कोर्ट में आया है, तो भाई अगर हायर कोर्ट ने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अपनी चीज़ बता रखी तो हायर कोर्ट को जो है के डिसीजन को बेस बनाते हुए लोअर कोर्ट अपना डिसीजन देता है। तो जुडिशियल डिसीजंस जो है वो उन्होंने भी इनसेपरेबल सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। कहीं ना कहीं जो हमारे 1955-56 में जब ये कोडिफिकेशंस लाई गई तो जिस तरीके के ऑर्डर्स आपके कोर्ट ने दे रखे तो उनको उसने भी बेसिस बनाया और कोडिफिकेशंस में हेल्प आउट करी है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट verdicts are binding on all courts throughout India while high court judgments act as precedent over all courts within their respective states unless they have been revised or amended by the Supreme Court। देखिए सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम,
उसके तो हर जगह ही होंगे, और हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो आपकी जो पर्टिकुलर स्टेट है उसके ऊपर फॉलो होते हैं। अगर उस तरीके के डिसीजंस को सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज कर दिया तो जो सुप्रीम कोर्ट ने रिवाइज करके करा है वैसे ही फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट एन इम्पॉर्टेंट इशू ऑन विच लेजिस्लेशन इज साइलेंट, द कोर्ट थ्रो लाइट ऑन सच मैटर एंड डिफाइन लॉ। अगर ऐसा भी कोई इशू आ गया है जहाँ पर लॉ जो आ रहा था, जो लॉ बनता आ रहा है, अगर वो साइलेंट है तो कोर्ट जो है अपना इंटरप्रिटेशन करके एक पर्टिकुलर डिसीजन दे सकता है। और इन फ्यूचर क्या होता है, इसी तरीके से चीज़ें आती हैं। और इन फ्यूचर जैसे आपका ट्रिपल तलाक की बात है, या क्या कहते हैं आपके अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, तो ये इनको अगर ऐसा भी कोई भी केस आया जहाँ पे कोर्ट ने अपनी तरफ से डिसीजन दिया है तो वहाँ पर भी वो बेसिस बन सकता है नए एक्ट्स को या अमेंडमेंट्स का, ठीक है। लेजिस्लेशंस की बात करते हैं। लेजिस्लेशन की जब हम बात करते हैं तो लेजिस्लेशन भी हिंदू लॉ का, देखिए हिंदू स्पेशल मैरिज एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, हिंदू मैरिज एक्ट है, माइनॉरिटी, ये सब जो है हिंदू लॉज में अलग अलग चीज़ों के ऊपर अलग अलग क्या कहते हैं एक्ट्स लेकर आए गए हैं। और ये भी एक सोर्स है आपके हिंदू लॉ का। कैसे सोर्स है हिंदू लॉ का, जो देखिए अगर हम सिर्फ उन लॉज की बात छोड़ दें जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इन चारों के अलावा अगर हम बात करें को छोड़ दें तो जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपकी जो लीगल एज है वो मेजॉरिटी है, ठीक है। भाई कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप कब कर सकते हैं, जब मेजर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेजॉरिटी की बात करें, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, आपके हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। तो ये कहीं ना कहीं क्या बेसिस बना रहे हैं, जब मैरिज की बात आएगी तो मैरिज में बेसिस लेके आपको क्या इम्पोर्टेंट है, मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं तो अगर हम क्या कहते हैं हमें शादी के असेंशियल्स की बात करें तो उसमें भी आपका मेजर होना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप जब हिंदू लॉज ला रहे हैं, बना रहे हैं हिंदू लॉज, इनको बनाते हुए और जो एक्ट हैं, जुडिशियल डिसीजंस है, एक्ट्स हुए, जुडिशियल डिसीजंस हुए, इनको बेसिस बनाते हुए अपनी कोडिफिकेशंस यानी कि नए एक्ट्स को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इनमें जो जो दिया गया है आप उसको वो कर रहे हैं। उसके अलावा जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, इक्विटी इज सिनोनिमस विद इक्वल ट्रीटमेंट एंड कंटेम्प्रेरी जुडिशियल सिस्टम लार्जली डिपेंड्स ऑन मेंटेनिंग इम्पार्शियलिटी। देखिए इम्पार्शियल होंगे, मेरे लिए क्या कहते हैं सारे कास्ट क्लास सब बराबर हैं, इम्पार्शियल होंगे तभी एक बेहतर सोसाइटी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। उसके लिए जस्टिस होना ज़रूरी है, उसके लिए इक्वालिटी होना चाहिए, और उसके लिए आपका इम्पार्शियल होकर अपने कंसाइंस के साथ कंसिडर करते हुए डिसीजन देना ज़रूरी है। तो व्हेन द एंशिएंट सोर्सेज डू नॉट एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक एस्पेक्ट, द सेम इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, ठीक है। जिस चीज़ पर लॉ साइलेंट है उसको वहाँ पर जैसे कोर्ट जो है अपना डिसीजन देते हुए चीज़ों को करती है, वैसे ही आपके जो अपने गुड कंसाइंस को अप्लाई करते हुए कोर्ट जो है डिसाइड करती है, या नए अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं या नए एक्ट्स लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है। और सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है आपका श्रुतिस पढ़ी है, आपकी स्मृतिस पढ़ी है, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज पढ़ी है, और कस्टम पढ़े हैं। मॉडर्न सोर्सेज में इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस पढ़ लिया, लेजिस्लेशन पढ़ लिया और प्रेसिडेंट पढ़ लिया। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग क्लास करेंगे वो करेंगे हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।